कल तुम लोग को बताया था क्या, प्रकाश का अपवर्तन बताया था। अब अपवर्तन में देखो क्या होता है, आपको अपवर्तन में एक चीज़ बताई थी कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह क्या होती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलित का मतलब क्या होता है कि या तो वह अभिलंब की ओर आ जाएगी, ऐसे सीधे जाना चाहिए था तो सीधे ना जाके क्या होगी, या तो अभिलंब की ओर आ जाएगी या अभिलंब से दूर हट जाएगी। ऐसा क्यों होता है, ऐसा कब होता है पहले ये समझो, फिर समझेंगे क्या कि ऐसा क्यों होता है। देखो समझो, यदि ये माध्यम है विरल, अभी बता रहे हैं विरल और सघन क्या होता है, ये है सघन, ठीक है। विरल को बोलते हैं डेंसर, रेयरर, और इसको बोलते हैं सघन को डेंसर। अब देखो विरल और सघन क्या है, जैसे आपको दे दे वायु और दे रहा है जल, तो इन दोनों में ठोस कौन है, कठोर कौन है, जल है कठोर। तो जल क्या हो जाएगा, जल कैसा माध्यम है, जल है सघन माध्यम, और ये कैसा है, विरल है। लेकिन यही चीज़ आपको क्या दे देता, यही चीज़ दे देता, जल देता और कांच देता, जल और कांच, तो सघन अब कौन सा होगा, कांच सघन है और तुम्हारा जल क्या है, विरल है। बात क्लियर हुई यहाँ तक, कोई दिक्कत। तो अब सघन और विरल समझ में आ जाएगा, एक दूसरे के सापेक्ष एक दूसरे का कंपेयर करके बताएंगे कौन सा सघन है कौन सा विरल है। क्लियर। तो देखो जब क्या होता है, जब वायु कहाँ से जाती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, विरल से किस में जाएगी, सघन में जाएगी। जब विरल से सघन में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, ऐसे जा रही थी तो इस तरफ आ गई, ऐसे आ जाएगी। इसको सीधे जाना चाहिए था, ये ऐसे आ गई। तो फर्स्ट पॉइंट नोट जब लिखेंगे तो उसमें क्या लिखेंगे नोट में, कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये क्या है, ये अभिलंब है, पढ़ा चुके हैं कल के लेक्चर में। तो ये हो गया अभिलंब। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। यहाँ तक बात समझ में आई, कोई दिक्कत है नहीं है। दूसरे पॉइंट में ये पहला पॉइंट लिख लेंगे, दूसरे पॉइंट में क्या लिखेंगे, दूसरे पॉइंट में ये लिखना है कि जैसे ये दिया होता है, यहाँ पे हम बनाए दे रहे हैं, ये दिया होता है कांच और ये दिया होता है जल या वायु। अब प्रकाश की किरण अगर ऐसे जाती है ऐसे, तो वह किस तरफ चली जाती, ऐसे जाती, दूर की ओर हट जाती। अब अभिलंब से क्या जा रही है, दूर, क्योंकि ये कैसा माध्यम है, कांच, सघन है जल की अपेक्षा। तो ये अब जा रही सघन से किस में, सघन से विरल में जा रही है। तभी देखते हम लोग टॉर्च में क्या होता है कि जैसे ये टॉर्च है, इससे जब लाइट निकलती है तो इधर ये कांच था, कांच से जा रही है कहाँ पे, वायु में, तो ये सीधे न जाकर क्या होती है, ऐसे फैलती है, दूर की ओर उठती है। मतलब ये सीधे न जाके क्या होती है, दूर हटती है। बात समझ में आ रही है। फिर लेंस का भी काम होता है, वो जब लेंस बताएंगे तब बता देंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो पहला पॉइंट तो ये लिखेंगे इसमें कि नोट में, कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। नोट डाल के दोनों पॉइंट लिख लो। अब देखो हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा, हम लोगों ने ये पढ़ा कि सघन माध्यम से जब विरल माध्यम से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। अब ये पढ़ेंगे ऐसा होता क्यों है, ये समझो कि ऐसा क्यों होता है। देखो हम लोगों ने पढ़ा कि जैसे दे रहा है, जैसे Ag है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो ये बराबर किसके होता है, साइन आई अपॉन साइन आर के होता है कि नहीं होता है। और ये बराबर किसके होता है, जी के, कि प्रकाश की चाल बटे वायु में प्रकाश की चाल, और नीचे क्या हो जाएगा, कांच में प्रकाश की चाल हो जाएगा। अब देखो इसका मतलब क्या है कि ये हमने लिया है वायु पहला माध्यम और दूसरा माध्यम लिया है कांच, तो ऊपर हो गई वायु और नीचे हो गई क्या, कांच। इसमें पढ़ा है कि जब वायु है क्या विरल और कांच कैसा है, सघन, तो वो विरल से सघन में जा रही तो किस तरफ जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। झुक जाएगी कि नहीं झुक जाएगी। अब देखो समझो, साइन आई, अब बताओ आपको कह दिया जाए वायु में दौड़ने को, ठीक है, जैसे वायु है मतलब वहाँ पे कुछ नहीं है, आपसे कह दिया जाए दौड़ने को तो आप आसानी से दौड़ लेंगे। लेकिन इस तरह हम जल किए दे रहे हैं जिससे और समझ में आएगा अच्छे से। वाटर कर दो,
और यही जब पानी भरा हो उसमें कह दिया जाए जल चलने को, तो क्या होगी, थोड़ा कठिनाई होगी। प्रकाश का सेम वही होता है कि वायु में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है। इसके बाद जब वो जाएगा किस में, जल में जाएगा, तो प्रकाश क्या हो जाएगी, उसकी चाल कम हो जाएगी। जब चाल कम हो गई तो नीचे वाला कम होगा, इसके सामने वाला कोण। ये ज़्यादा था तो इसके सामने वाला कोण ज़्यादा होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो इस जैसे अगर दे देता है यहाँ पे होता sin 30 और नीचे होता sin 60, तो जो जैसे मान होगा, सामने वाला अगर ज़्यादा तो उसके सामने वाला कोण ज़्यादा, इधर के मान ज़्यादा तो इसके सामने वाला कोण ज़्यादा। तो सेम यही होता है कि इस कारण क्या होता है कि इनमें, अब इसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा तो इसलिए I का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसमें प्रकाश की चाल कम तो इसलिए इसका मान क्या होगा, कम होगा। अब ये अगर उल्टा कर दिया जाता तो ये एंगल भी उल्टा हो जाते। मतलब कहाँ से जाती, जल से किस में जाती, कांच में। तो जब जल से कांच में जाती तो फार्मूला क्या लगाते हैं, WNA। ठीक है, तो इधर क्या होता है, ये sin I अपॉन sin R, और ये स्पीड हो जाती किस में, वेलोसिटी हो जाती किस में, जल में, और नीचे हो जाता प्रकाश में। तो प्रकाश में चाल ज़्यादा, इधर ज़्यादा, तो ये R बड़ा होता। तब कैसे फिगर बनता, ये ऐसे जाता, तो ये बड़ा हो जाता R का मान। बात समझ में आई? ऐसा क्यों होता है? आपसे कोई पूछ दे कि प्रकाश में अपवर्तन क्यों होता है, प्रकाश में अपवर्तन क्यों होता है, तो क्यों होता है बताएंगे। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चालें भिन्न भिन्न होती हैं, इस कारण क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश में अपवर्तन होता है। क्या लिखेंगे, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चालें भिन्न भिन्न होती हैं, इसलिए प्रकाश में अपवर्तन का गुण होता है। नोट डाल के नोट कर लो। देखो, अब इसको पहले क्रांतिक कोण को समझने से पहले कुछ चीज़ें समझ लो बेसिक। क्या समझेंगे इसको, क्या होता है क्रांतिक कोण, ध्यान से समझना। देखो, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर सघन से प्रकाश की किरण विरल माध्यम में जा रही हो तो क्या होती है, सघन से अगर विरल में जा रही हो तो कहाँ जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। ठीक है, अभिलंब से क्या होती है, दूर हट जाती है। अब अगर हम इसका मान यहाँ पे और बढ़ाते जाएं, इसको और बड़ा कर दें तो ये और दूर चली जाएगी, फिर हम और बढ़ा दें तो क्या होगी, और बढ़ जाएगी। और बढ़ा दें तो एक स्थिति ये आएगी कि ये यहाँ से जाएगी इस वाले से। अगर इसको हमने यहाँ से कर दिया, इससे इस ब्लैक वाली को, तो ये कहाँ से जाएगी, ऐसे जाएगी। इस स्थिति में ये वाला कोण है क्या, अपवर्तन कोण, और अपवर्तन कोण कितने अंश का हो गया, 90 डिग्री का हो गया। अब जो आपतन कोण होगा, ये आपतन कोण जो होगा I, इसी को बोलते हैं क्रांतिक कोण। मतलब क्या हुआ कि जब विरल माध्यम में बना कोण 90 अंश का हो जाता है तो सघन माध्यम का जो आपतन कोण होता है वो क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। डिफिनीशन कैसे लिखेंगे, सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण, ये कौन सा कोण है, आपतन कोण है। तो सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। बात समझ में आई? क्या होगा, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश होता है, क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। इसे काय से लिखते हैं, C से इसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? बस आप बना नोट कर लो डिफिनीशन। तो ये तो बना लिया आप लोगों ने क्या, क्रांतिक कोण के लिए फिगर। अब देखो, क्रांतिक कोण से समझो कुछ चीज़ें, जैसे यदि हम क्या करें, इस कोण को और बड़ा कर दें, क्रांतिक कोण से को क्या करें, आपतन कोण को क्रांतिक कोण से भी बड़ा कर दें, तो जब क्रांतिक कोण आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा कर देंगे तो ये भी बड़ा हो जाएगा। तो ये प्रकाश की किरण क्या जाएगी, ऐसे जाने लगेगी। मतलब जिस माध्यम से आ रही थी उसी माध्यम में वापस लौट आई। ठीक है, तो ये तो क्या हो रहा है, ये तो अपवर्तन हो रहा है। अपवर्तन में ही तो होता है, प्रकाश की किरण जब जाती है वो उसी माध्यम में वापस लौट आती है। तो इस अपवर्तन को, इस प्रकार के अपवर्तन को क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इस प्रकार के परावर्तन को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, क्योंकि परावर्तन में प्रकाश किरण जिस माध्यम से जाती है उसी माध्यम में वापस लौट आती है। डिफिनीशन कैसे देंगे, बात किसकी कर रहे हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब देखो होता क्या है, जब
यदि आपतन कोण का मान क्या किया जाए, क्रांतिक कोण से अधिक कर दिया जाए। परिभाषा बता रहे हैं, डिफिनीशन क्या होगी, यदि क्रांतिक कोण का मान आपतन कोण से अधिक कर दें तो प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में ना आकर पहले माध्यम में वापस लौट आती है। यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक कर दें तो प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में ना जाकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है। इस घटना को क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। बात समझ में आ गई, लिख लोगे डिफिनीशन, लिख लो। अब आपसे कह रहा है अगली हेडिंग जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें। अब देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए शर्तें क्या होनी चाहिए। पहली शर्त तो हमने देखा कि प्रकाश की किरण जो है वो किस माध्यम से, सघन माध्यम में कहाँ जा रही है, विरल माध्यम में जा रही है। तो पहला पॉइंट तो यही हो जाएगा, लिखेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की दो शर्तें होती हैं। नंबर 1, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो। ठीक है, पहली शर्त हो गई। पहली शर्त क्या है, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो। दूसरी शर्त क्या है कि आपतन कोण का जो मान है वो क्रांतिक कोण से क्या है, अधिक है। ये था क्रांतिक कोण, इससे भी ये अधिक हो गया आपतन कोण का मान। तो इसकी दो शर्तें होती हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। नंबर 1, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से होकर विरल माध्यम में जा रही हो, और नंबर 2, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से सदैव अधिक होना चाहिए। क्लियर, लिख लो।